एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास। मैं आपको पेडागोजी पढ़ाऊंगी सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो पेडागोजी को शुरू करने से पहले हम उसकी इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। तो पेडागोजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारे जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की पेपर क्लियर करने के लिए, और दूसरा एक अच्छे टीचर बनने के लिए भी हमारी पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ही मतलब हम अगर हमको पेडागोजी अच्छे से आएगी तभी हम अच्छे टीचर बन पाएंगे, अदरवाइज हम अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हम बच्चे के बिहेवियर को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेडागोजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, पेडागोजी 50% हमारा काम करती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की अगर थ्योरी आती है तो 15 मार्क्स की उसकी पेडागोजी आती है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा 150 मार्क्स का अगर सीटेट का एग्जाम आया तो उसमें से 75 मार्क्स हमारे पेडागोजी के ही होंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको समझना बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ की पेडागोजी समझने में बहुत दिक्कत आती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ का थ्योरेटिकल पार्ट भी वीक होता है और उनको पेडागोजी भी समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो 1-2 नंबर से सीटेट में रह जाते हैं। लेकिन अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में, तो हम उसी की पेडागोजी शुरू करते हैं, जिससे कि आप में एक कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, पेडागोजी बहुत आसान सब्जेक्ट है। वो अलग बात है कि हमको कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं मिला आज तक, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं उस शब्द के बारे में तो पता कर लें कि जो पेडागोजी है वो क्या है और कहाँ से ये वर्ड आया है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम इस शब्द की बात करते हैं पेडागोजी, ठीक है, हिंदी में भी इसको पेडागोजी या फिर शिक्षा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस शब्द की बात करते हैं पेडागोजी, तो ये शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो कौन सी भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे दोनों भाषाओं में। मैं आपको अगर इंग्लिश लिखवाऊंगी तो हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी, अगर मैं हिंदी लिखवाऊंगी तो आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पेडागोजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो कि किस वर्ड से मिलकर बना है? पेडागोगोस, ठीक है। पेडागोगोस शब्द से मिलकर बना है। तो 1 नंबर आपको इसी में से मिल जाएगा कि पेडागोजी जो है वो किस भाषा का है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि पेडागोगोस से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं मैथ्स की पेडागोजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स को क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है? मैथमेटाइजेशन, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो गणितीकरण। गणितीकरण लिखने पे कम और समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में आपकी समझ ही काम आती है, ठीक है। तो मैथमेटाइजेशन यानी कि गणितीकरण, बच्चे में गणित की भावना को जागृत करना, सिर्फ एक बर्डन की तरह ना लेना। हमने भी अपनी क्लास में अपने स्कूल में ये चीज़ देखी है, हमने नहीं बट हमने किसी और के लिए तो देखी ही होगी कि बच्चे मैथ से डरते हैं। तो बच्चे मैथ से डरे ना, उसको इंजॉय करें, यही इसका पहला उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा वही होता है इंजॉय
मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी गणित को एंजॉय करना, खेल खेल में बच्चे को सिखाना, और मैथ्स से भागने की जगह बच्चे मैथ्स में रुचि दिखाएं, ठीक है, उसको वो एंजॉय करें, ये हमारे गणित पढ़ाने का उद्देश्य होता है। तो बीइंग अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे को ऐसे मेथड्स का यूज़ करके, ऐसे टेक्निक का यूज़ करके पढ़ाएं कि बच्चे मैथ्स को बर्डन की तरह ना लेके एंजॉय करें, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रिलेटेड टू डेली लाइफ, रिलेटेड टू डेली लाइफ, क्योंकि आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि जो चीज़ हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हमें चीज़ें अपनी लाइफ में डेली डेली दिखती हैं, उन चीज़ों को हम ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैथ्स को सिर्फ एक ऐसे ना कि ये फॉर्मूला होता है ये आप करो, ऐसे ना पढ़ा के हमको मैथ्स को बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को हम एडिशन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो बच्चे को सिर्फ ऐसे करके ऐड करना ना सिखाने की बजाय हम उनको कुछ ऐसा कराएं जिससे कि वो रिलेट कर पाए। जैसे कि हम कोई एक्टिविटी करा सकते हैं क्लासरूम में कि बच्चों कुछ बच्चों को बोल सकते हैं बच्चों आप दुकानदार हो, और कुछ बच्चों को बोल सकते हैं कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इतने रुपए के आलू ले लिए, इतने रुपए के आपने बैंगन ले लिए, तो टोटल मिला के कितना हुआ। तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा मैं तो अपनी मम्मी के साथ भी जाता हूँ ना, तो मेरी मम्मी भी हिसाब लगाती है। तो वैसे बच्चे इंजॉय भी कर पाएंगे, अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी कर पाएंगे, और बच्चों में गणितीकरण का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। तो एक टीचर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मैथ्स है उसका नेचर कैसा है, यानी कि प्रकृति कैसी है, ठीक है। मैथमेटिक्स नेचर, हिंदी में बोले तो प्रकृति। तो अगर हम वो बात करते हैं इसकी प्रकृति की, तो ये कैसा होता है, लॉजिकल। लॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तार्किक, ठीक है। तो मैथ्स जो होता है वो लॉजिकल होता है, हर चीज में लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है कि 2+2 अभी तो 4 है लेकिन 2+2 किसी और केस में 5 हो जाते हैं, नहीं, मैथ्स जो काम करता है वो लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है हायरार्किकल। हिंदी में बोले तो पदानुक्रमिक। पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। अगर मैं आपको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ किसी बच्चे को, तो उसके लिए आपको कौन सा पहले से पता होना चाहिए, एडिशन, क्योंकि अगर आपको एडिशन नहीं पता होगा तो आप मल्टीप्लाई नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एडिशन ही होता है। रिपीटेशन ऑफ एडिशन ना हो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि इसमें जो होता है कि पदानुक्रमिक होता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से मिला हुआ होता है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स होता है अपने आप में वो कैसा होता है, यूनिवर्सल। एक सेकंड, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स अपने आप में कैसा होता है, यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक का मतलब क्या हो जाएगा कि सारे जगहों पे मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी जगहों पर सेम ही होता है। अगर हम बात करते हैं 2+2=4, तो वो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वो यूएसए में भी ऐसा ही होता है, और रशिया में भी 2+2 4 ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल। तो हमने मैथमेटिक्स क्या होता है ये समझ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हमने ये समझ लिया, उसका कैसा नेचर होता है यानी प्रकृति कैसी होती है ये समझ लिया। तो इससे हमारा एक
यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपने कर लिए कवर, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है। तो जो इसलिए मैं बोल रही हूँ लिखने पे कम और समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपके पेपर में काम आती है, ठीक है। तो अब हम एक थ्योरी करेंगे जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को ना बहुत दिक्कत होती है मैथ्स की, स्पेशली पेडागोजी में। तो मैं आपको आज इतने अच्छे तरीके से वो समझाऊंगी कि आपका पूरा डर निकल जाएगा और आप में बहुत ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान है और ये तो फ्री के मार्क्स है जो हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। होगा Polya's problem solving method, ठीक है। Polya's, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया, यानी कि कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स लेते हैं, क्या क्या हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके लिए। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार ये पेपर में यहाँ से पूछा जा चुका है। इसके जो स्टेप्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और एक कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके स्टेप्स को ना ऑर्डर में लगाओ कि पहले क्या आएगा और फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बोलते हैं, इन्होंने बात करी है तो वो करी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारी समस्या है ना उसको समझना, समस्या को समझना, यानी जो भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको तो हमें पहले वो समझ ले कि वो समस्या क्या है, और तभी तो हम किसी चीज़ को कर पाएंगे ना जब हमें पता चलेगा कि भाई ये है क्या। तो सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को देखना समझना कि समस्या है क्या, ठीक है। सेकंड आता है मेक अ प्लान। इसका मतलब क्या होता है, जब हमने समस्या समझ ली कि भाई ये समस्या है तो हम क्या करेंगे, उस समस्या का एक प्लान बनाएंगे कि हम ऐसे इस समस्या को सुलझा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम भी कोई होता है, हम अपने फ्रेंड को बताते हैं यार मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो समस्या को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा कि चलो ठीक है ये प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड आ जाएगा मेक अ प्लान, यानी कि प्लान बनाना। थर्ड क्या आ जाएगा, ये थर्ड स्टेप आ जाएगा कैरी आउट द प्लान। इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, प्लान को जो हमने प्लान बनाया है ना उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि अब उस पर काम करना, उस प्लान पे जो हमने प्लान बनाया अपने दिमाग में अब उस पर काम करना, तो कैरी आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो और फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, और एंड में क्या होता है, एंड में हम करते हैं टेक बैक टू द सॉल्यूशन मींस इवैल्यूएट करना, ठीक है। जो हमने प्लान बनाया, जो हमने काम करा, अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे क्या वो सही था, क्या वो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे इवैल्यूएशन। तो ये जो होता है ये है इसका थ्योरी कॉलेज की। तो क्या ये आपको डिफिकल्ट कर रही है, कितना आसान है। अगर हम इसको नॉर्मली भी समझें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम खुद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, देन क्या करेंगे, हम एक प्लान बनाएंगे, देन क्या करेंगे, इस पे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी उस प्लान पे काम करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे क्या हमने जो प्लान बनाया था वो हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि आपको डरने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, और आपको हर एक चीज़ मैं ऐसे ही समझाऊंगी हर सब्जेक्ट की, जिससे कि आप में एक समझ डेवलप हो, रैदर देन आप रट लो। क्योंकि अगर आप अभी रट के सीटेट क्लियर भी कर लेते तो उसके बाद तो बहुत लंबा रास्ता है, आपको डीएसएस भी देना होगा, केवीएस देना होगा, तो वहाँ पे तो समझ ही काम आएगी। इवन सीटेट में भी आपकी समझ ही काम आएगी, अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो ये है इनकी थ्योरी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करते रहिए और पढ़ते
पढ़ना ज़रूरी है।